अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स के आपके सवालों के जवाब दूंगा ताकि हम सब के नॉलेज में हम सब के इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। ये कमेंट किया है सिकंदर हयात ने और वो लिखते हैं कि सर लास्ट जो जब आपने बताई है उस पर ई सिग्नेचर नहीं होते, वो कैसे करने हैं। जब भी आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो, एक तो तरीका ये होता है कि आप अपनी रिज्यूमे को ईमेल भेजते हो, या दूसरा तरीका ये होता है कि वेबसाइट का जो अपना जॉब पोर्टल होता है उस पर आप सारा फिल वगैरह करके सबमिट करते हो। और कोई कोई वेबसाइट आपसे लास्ट में ई सिग्नेचर भी करवाती है। ई सिग्नेचर के लिए आपको सिग्नेचर की पिक्चर चाहिए होती है। सिग्नेचर की पिक्चर आप कैसे रेडी करोगे कि एक सिंपल प्लेन पेपर पर आप अपने साइन करो, उसका फोटो खींचो। ऑनलाइन ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो नॉर्मल पिक्चर को पीएनजी बनाते हैं, तो आप अपने सिग्नेचर की पिक्चर को उन वेबसाइट्स पर अपलोड करके उसे पीएनजी बनाओगे। पीएनजी में क्या होगा कि पीएनजी आपके साइन को रखेगा और बाकी सब को उड़ा देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब आपका सिग्नेचर रेडी है। तो आपने जहां भी सिग्नेचर करना हो ई सिग्नेचर, तो वहां पर आप इस पिक्चर को पेस्ट करोगे तो आपकी जो साइन की राइटिंग है खाली वही आ जाएगी और ये आसानी से वहां पेस्ट हो जाएगी पीएनजी फॉर्मेट में, और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इस तरह आप सब लोग अपना एक सिग्नेचर बनाकर रख लें और हर एप्लीकेशन पर इसी को यूज़ किया करें। इन फ्यूचर भी जब कनाडा के फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने होते हैं तो उसमें भी कई ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिस पर ये सिग्नेचर होता है, तो उन पर भी आप सिग्नेचर इसी तरह लगाओगे। मैंने भी इसी तरह लगाया था। आप अपना एक सिग्नेचर बना के रख लो और इन फ्यूचर ये हर जगह काम आता रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है जुनैद लियाकत ने और वो लिखते हैं कि फाद भाई, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एफएससी प्री मेडिकल के पेपर्स दे रहा हूँ और इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। पीएसडब्ल्यू का कोर्स अगर मैं कर लूँ या बीएस नर्सिंग कर लूँ तो उसकी जॉब्स अप्लाई करने से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं और मुझे जॉब मिल सकती है। काइंडली इस बारे में भी बता दें, थैंक्स। मैं आपको जुनैद लियाकत की सबसे अच्छी बात बताऊं कि इन्होंने इतना अर्ली अपनी लाइफ में अपने करियर के बारे में सीरियस होकर सोचना शुरू कर दिया है। ट्रस्ट मी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना दुनिया के, आपको अपनी करियर प्लानिंग जितनी जल्दी हो सके शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आपकी एज मैटर नहीं करती। आपकी एज 20 साल है या 50 साल है या 55 साल है, जैसे ही आपको ये ख्याल आए कि करियर प्लानिंग करनी है तब से सीरियस होकर करियर प्लानिंग शुरू कर दे। इन्होंने ये बिल्कुल सही स्टेप उठाया है कि अभी से अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, प्लान करना शुरू कर दिया है। अब इसमें जो इन्होंने सवाल पूछे हैं ना पीएसडब्ल्यू के बारे में और बीएस नर्सिंग के बारे में, तो मैं क्विकली आपको इसके बारे में बता दूं। पीएसडब्ल्यू मतलब पर्सनल सपोर्ट वर्कर। यहाँ पर पर्सनल सपोर्ट वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी है, लेकिन इन जॉब्स के लिए मोस्टली फीमेल्स को प्रेफर किया जाता है। यानी कि अगर 100 जॉब्स होंगी तो 99 जॉब्स फीमेल को मिलती है, क्योंकि इन जॉब्स में आपका जो क्लाइंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसको आपने नहलाना भी होता है, वॉशरूम भी कराना होता है। तो फीमेल जो है इस काम में ज़रा फ्लेक्सिबल होती है, और अगर आपका पेशेंट फीमेल है तो वो मेल से ये सब कराने में थोड़ी सी झिझक भी महसूस करते हैं, जबकि एक फीमेल अपने मेल या फीमेल दोनों पेशेंट को, दोनों क्लाइंट्स को ये सब चीज़ें करा सकती है। इसके अलावा जो दूसरे जनरल काम है, खाना पकाना, सफाई करना, वो तो खैर मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर हायरिंग में भी फीमेल को प्रेफर किया जाता है जब पीएसडब्ल्यू के लिए हायर किया जाता है। वैसे मेल भी हायर कर सकते हैं जब कोई ऑप्शन ही ना हो, जब कोई फीमेल अवेलेबल ही ना हो या अप्लाई ही ना करे, तो फिर मेल को जॉब मिलेगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीएसडब्ल्यू के लिए आप अभी ना जाए। और जो आपने दूसरा पूछा बीएस नर्सिंग, ये बहुत ही शानदार, बहुत ही आला कोर्स है। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कनाडा का हेल्थ सिस्टम इस तरह का है कि जब आपको यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में जॉब चाहिए होती है तो ये यहीं की सर्टिफिकेशन मांगते हैं। यानी कि आपके पास पाकिस्तान की बीएस नर्सिंग होगी 4 साल की, लेकिन यहाँ पर आप आओगे जब, फिर से पढ़ाई करोगे और फिर नर्सिंग में जाओगे एग्ज़ाम पास करने के बाद, और वो पढ़ाई 2-4 साल कुछ भी अरसे की हो सकती है। इसलिए अगर आप यूँ प्लान कर लो कि बीएस नर्सिंग कर लो और फिर साथ में कोई स्किल भी सीख लो, ताकि अगर आपको डायरेक्टली बीएस नर्सिंग के लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हायर नहीं करता, क्योंकि सरकारी तो करेगा नहीं, उनको तो सर्टिफिकेट चाहिए, प्राइवेट हायर कर लेते हैं फिर भी ये सोचकर कि चलो किसी और पोजीशन पे हायर कर लेते हैं, नर्सिंग भी करा लेंगे और जो अनरजिस्टर्ड काम है वो भी करा लेंगे, और फिर कहेंगे कि आप साथ साथ पढ़ाई करो, प्रॉपर नर्सिंग करो और फिर हमें प्रॉपरली ज्वाइन करो। तो इस तरह के चांस लेते हैं क्योंकि लोगों की शॉर्टेज है, तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है कंपनीज को। तो अगर आप नर्सिंग के साथ साथ कोई टेक्निकल चीज़ भी सीख लो और आप फिर दोनों के लिए यहाँ अप्लाई करना, तो अगर नर्सिंग में हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप दूसरे काम पे यहाँ आना, साथ में नर्सिंग की पढ़ाई करना, एग्ज़ाम पास करना और फिर प्रॉपरली नर्सिंग में चले जाना। नर्सिंग की सैलरी यहाँ पर पाकिस्तान के डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा होती है। उसकी रिस्पेक्ट, उसके बेनिफिट्स, उसकी फैसिलिटीज सब कुछ बहुत ही ज़्यादा होती है, आम जॉब से ज़्यादा होती है। तो आपने करियर तो अच्छा चुना है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पाथ है।
अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलती तो ये ऑप्शन भी बेहतर है, बाकी ऑप्शन से बेहतर है। वैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़े से और करियर्स भी एक्सप्लोर कर ले। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है यू आर वीडियो स्टैक, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। आई एम इमरान फ्राम पाक। इनका नाम इमरान है। क्या मुख्तलिफ जॉब के लिए एक ईमेल से अप्लाई कर सकते हैं एक ही कंपनी में? प्लीज़ आंसर ज़रूर देना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि अगर आप एक कंपनी में एक जैसी जॉब अप्लाई कर रहे हो, लेबर की भी है फॉर एग्जांपल, और कोई छोटा मोटा वर्कर है, पैकर है, एक ही तरह के क्लीनर है, एक ही तरह के अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो ना एक ही कैटेगरी की, तो आप एक ही ईमेल यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट कैटेगरी की जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, एक लेबर की जॉब है और एक कोई टेक्निकल जॉब है, या कोई सुपरवाइजर की जॉब है या ड्राइवर की जॉब है, तो अगर अलग अलग जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो आप अलग अलग ईमेल एड्रेस यूज़ करें ताकि उस कंपनी में आपकी अलग अलग प्रोफाइल बने। क्योंकि बाद में फिर जब ये चीज़ें सामने आ जाती है तो कंपनी को लगता है कि ये आदमी हर जॉब पर अप्लाई करके हमें चू बना रहा था, तो फिर वो ड्रॉप कर देते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है मोहम्मद रजाक ने, और वो लिखते हैं कि सर क्या विजिट वीज़ा लेकर कनाडा में वर्क में चेंज हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। अगस्त 2024 के बाद से ये रूल ख़त्म हो चुका है, ये कानून ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी विजिट वीज़ा, किसी भी तरह का विजिट वीज़ा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर आपको कोई एजेंट बुद्धू बना रहा है कि विजिट वीज़ा पर चले जाओ, वहाँ वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, पक्के हो जाओगे, वो आपको बुद्धू बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। फीफा की वजह से विजिट वीज़ा बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, मतलब कि थोड़ी सी आसानी भी कर दी है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देख रहे, टाइज नहीं देख रहे टू द कंट्री, बहुत चीज़ें हैं जो नहीं देख रहे। लेकिन विजिट वीज़े पर यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं मिलना, ना जॉब मिलेगी, ना इंटरव्यू मिलेगा, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रहने का, खाने पीने का, आने जाने का बहुत खर्चा हो जाएगा, और असाइलम भी बंद हुई पड़ी है। तो इस तरह के चांस आपने नहीं लेने। विजिट वीज़ा पर आज के कानून के मुताबिक कनाडा में वर्क वीज़ा नहीं मिलता। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है अली अहमद, और वो लिखते हैं भाई इस जॉब का ऑफिशियल टाइटल एंड नॉक कोड। इन्होंने मेरी जो लोड वर्कर वाली जॉब थी ना, उस पर कमेंट करके पूछा है कि इसका टाइटल क्या है और इसका नॉक कोड क्या है। तो इस जॉब का टाइटल है मटेरियल हैंडलर और इसका नॉक कोड है 75101। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है लिटिल चिक डायरी, और वो लिखते हैं कि फीमेल जॉब्स पर भी वीडियो बना दें। ऐसा है कि कनाडा में जितनी भी जॉब्स आती है ना, वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, अनलेस कि वो उसमें स्पेसिफिकली लिख दे कि ये मेल की जॉब है या फीमेल की जॉब है। अदरवाइज सारी जॉब मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, चाहे वो कितनी ही हैवी काम हो, कितना ही टफ काम हो, अगर कोई फीमेल उसे कर सकती है तो वो फीमेल अप्लाई करेगी और उसे वो जॉब मिल भी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, आप सब जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है वीवो 2015, और इनका नाम है फरहान अहमद, और वो लिखते हैं कि इनकी एजुकेशन बीकॉम है और इनका एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर फार्मिंग में, ये ओनर हैं फॉर मोर देन 10 ईयर्स विदाउट एनी जॉब। और लिखते हैं कि मैंने इस बारे में मकेन में अप्लाई किया था, जनरल फार्म लेबरर। उन्होंने कहा आप इससे ज्यादा है, कोई और जॉब आएगी आपके हिसाब से। उनको पता नहीं पाकिस्तान में एमबीबीएस भी लेबर जॉब कर रहे हैं। प्लीज गाइड मी, मैं लेबर में भी आ जाऊंगा। एजुकेशन शो ना करूँ, क्या करूँ? इजी वे फॉर LMIA। देखिए ये सही बात है कि कनाडा में ओवर क्वालिफाइड लोगों को भी हायर नहीं करते, इसलिए जब भी आप कोई जॉब अप्लाई करते हो ना, तो आपको अपनी एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस को वाइजली यूज़ करना है, एहतियात से यूज़ करना है आपको। अब वो टाइम नहीं रहा कि जब आप अपनी रिज्यूमे में सब कुछ लिख दोगे अपने बारे में सीधा सीधा और जॉब मिल जाएगी, वो नहीं रहा। अब आपको ट्रैप करना पड़ता है जॉब को। जैसी जॉब है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक आपको अपनी एजुकेशन और अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है। तो लेट्स से कि अगर आपने मास्टर्स किया है और आप सिंपल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने मास्टर्स से पहले बैचलर्स भी किया था, इंटर भी किया था, तो उस जॉब के लिए आप बैचलर लिखो, इंटर लिखो, मास्टर लिखकर खुद को ओवर क्वालिफाई ना करो। अनलेस कि आपकी डिग्री HEC से वेरीफाई हो चुकी है, तो फिर आपको अपनी डिग्री लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आगे आप फंस जाओगे। अगर आपकी डिग्री HEC में नहीं गई, तब आप ये प्ले कर सकते हो थोड़ा सा। इसी तरह एक्सपीरियंस भी, अगर आपका हाई फाई है और आप लो जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो हाई फाई एक्सपीरियंस शो ना करो। कभी तो आपने लो जॉब की ही होगी शुरुआत में, करियर के शुरुआत में 5 साल 10 साल पहले, तो वो वाला एक्सपीरियंस शो करा के आप जॉब्स अप्लाई करो। तो इन शॉर्ट में आपको यही कहूँगा कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ खेलें आप, जैसे जॉब आती है वैसे ही आप प्रोफाइल बनाकर अप्लाई करें, फिर ही जॉब मिलने के चांसेस है कनाडा में, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मेरिट बाकी है। मेरिट बाकी होने का मतलब ये है कि ये लोग ओवर क्वालिफाइड को भी हायर नहीं करते। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है फराज अहमद, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम भाई, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले इनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसका इलाज भी किया था, और अब भी मैं ये एक टैबलेट ले रहे हैं 250 mg वाली, डेली लेता हूँ।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अभी तक मुझे फिर वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो क्या इससे मेरे मेडिकल में कोई रुकावट तो नहीं आएगी? काइंडली रहनुमाई फरमाएँ, थैंक्स। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये उन सब लोगों के लिए है जिनको किसी भी बात का कोई डर है कि मैं मेहनत करूँ, रिज़्यूमे बनाना सीखूँ, इंटरव्यू पास कर लूँ, जॉब ऑफ़र ले लूँ, वीज़ा अप्लाई कर दूँ, फिर मेडिकल में अगर खुदा न ख़ास्ता मैं फ़ेल हो जाऊँ, तो इस सारी मेहनत का फिर कोई मतलब नहीं बनता ना, ज़ीरो हो जाएगा सब। तो पहले से ही वो अपना माइंड क्लियर कर लेना चाहते हैं कि हमारी ये वाली प्रॉब्लम मेडिकल में आकर फँसेगी या नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि आपने जो प्रॉब्लम लिखी है, इसका कनाडा के मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसे चेक भी नहीं करते, टेस्ट भी नहीं करते। लेकिन 2 ऐसे सवाल हैं जो मैंने अपनी मेडिकल वाली वीडियो में नहीं बताए, बताने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना कि कभी-कभी बोलने में, फ्लुएंसी में चीज़ें रह जाती है। तो मुझे वो अब याद आ रहे हैं कि 2 सवाल ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं बताए, वो मेडिकल में पूछे जाते हैं आपसे। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है? यानी कि आपके घर वालों में से किसी को भी हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को भी शुगर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो पहले से चली आ रही हो, तो वो ये सवाल आपसे पूछते हैं। और दूसरा आपसे वो सवाल ये पूछते हैं कि क्या आप कोई रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हो? जिस तरह आपने लिखा ना कि आप ये 250 एमजी की टैबलेट डेली खाते हो, तो आपसे वो ये भी पूछते हैं कि क्या आप ये रेगुलरली कोई मेडिसिन ले रहे हो? तो मान लेते हैं कि आप पर अल्लाह का करम हो जाता है और आप वीज़ा अप्लाई करने तक पहुँच जाते हो, स्टेज तक, फिर मेडिकल तक पहुँच जाते हो। तो जब आपसे ये सवाल होगा ना, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं कोई मेडिसिन रेगुलरली नहीं लेता। क्योंकि अगर उन्होंने जब आपका मेडिकल टेस्ट किया और उसमें अगर वो चीज़ उन्होंने पकड़ ली, फिर वो आपसे पूछेंगे कि ये चीज़ है या नहीं है, तब आप कहना सॉरी मैं बताना भूल गया। आपको थोड़ी-सी गेम करनी पड़ेगी। इसे आप बेईमानी नहीं समझो, मेरे ख़्याल से आप ये सही ही कर रहे हो। आप उन्हें शुरू में नहीं बताना मेडिकल में, जब आपसे शुरू में क्वेश्चनेयर करेंगे ना कि आप कोई रेगुलर टैबलेट ले रहे हो, तो आप कहना नहीं, मैं कोई रेगुलर मेडिसिन नहीं लेता। अगर वो खुद से ढूँढ लेते हैं, ब्लड के अंदर उनको कुछ मिल जाता है, फिर वो आपसे पूछे तो कहना मैं बताना भूल गया था, नर्वस था, घबरा गया था, कोई बहाना मार देना, थोड़ी-सी एक्टिंग कर लेना। लेकिन इनिशियली आपने उन्हें नहीं बताना कि आप कोई रेगुलर टैबलेट ले रहे हो, क्योंकि अगर आप शुरू में बता दोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। वो फिर चेक करेंगे कि इस टैबलेट का यहाँ के हेल्थ सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, लंबी कहानी में चली जाएगी बात। आपके ज़हन में बस एक बात होनी चाहिए कि मुझे पाकिस्तान से बस पतली गली पकड़ के निकलना है, एक बार निकल जाऊँ फिर सेट है लाइफ़। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत चलो मान लो डिसऑनेस्टी या जो भी है थोड़ी बहुत करनी पड़े, ऐसी डिसऑनेस्टी जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो ठीक है, कोई नहीं, बंदा ये करके चीज़ें फिर आगे निकल जाए। तो मेरा आपको यही मशवरा है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है कमाल अहमद खान और वो लिखते हैं कि सर, हर जॉब में सीवी के साथ कवर लेटर भी सेंड करना है? नहीं जी, आपको हर जॉब में सीवी के साथ कवर लेटर सेंड नहीं करना है। कवर लेटर पर मैं बहुत बार डिटेल में बात कर चुका हूँ और मैं इन फ्यूचर एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस पर करूँगा। मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। और कवर लेटर का फ़ायदा होता है आपके एम्प्लॉयर को जो आपको हायर कर रहा है, वो कवर लेटर पढ़कर समझ जाता है कि इसकी सीवी पढ़नी है या इसको यहीं से बार-बार डिलीट करना है। तो आपको हर जॉब में कवर लेटर नहीं भेजना है, जिस जॉब में एम्प्लॉयर कवर लेटर माँग ले, सिर्फ उसी में ही भेजना है, क्योंकि अगर आप कवर लेटर नहीं भेजोगे, तो उसके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, वो सीवी खोल कर पढ़ेगा और सीवी में इम्प्रेस हो ही जाएगा, तो फिर आपका इंटरव्यू कर लेगा। लेकिन अगर कवर लेटर में ही उसे लगा कि नहीं यार, ये मेरे टाइप का बंदा नहीं है, तो आपकी सीवी जितनी भी अच्छी बनी हो, वो बिना पढ़े ही डिलीट कर देगा। तो इसलिए आपको हर जॉब में नहीं भेजना है। देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका आईडी है प्रिंस मोइज और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फात भाई, मैं आपसे एक सवाल है, अगर अंडर मैट्रिक आई मीन के अनएजुकेटेड पर्सन से इंटरव्यू कैसे क्लियर होता है? प्लीज जो इंग्लिश नहीं जानते वो कैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे लेबर कैटेगरी में? इसके बारे में मैं बिना कोई लिहाज किए, बिना कोई बटर लगाए सीधी बात करूंगा कि अगर आपको कनाडा का इंटरव्यू पास करना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आपके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। और इंग्लिश का ताल्लुक पढ़े लिखे या अनपढ़ से नहीं है। कोई भी शख्स जो मैच्योर है, ज़हनी तौर पर बालिग हो चुका है, वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है। बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, अगर आप आज चाइनीज़ भी सीखना चाहो तो सीख लोगे। लेकिन इंग्लिश की आपको ज़रूरत है जॉब के लिए। पूरे यूरोप में इंग्लिश चलती है, मलेशिया, सिंगापुर इंग्लिश चलती है, दुबई में भी ज़्यादातर वही लोग कामयाब हो जाते हैं जिनको इंग्लिश आती है, और कनाडा, अमेरिका में तो चलती ही इंग्लिश है। तो इंग्लिश सीखने के अलावा और कोई चॉइस है नहीं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस नियत से भी इंग्लिश सीख लेते हो कि यार कनाडा का चांस लग जाएगा, लेकिन कनाडा के अलावा कहीं और का चांस लग जाता है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का, तो भी आपको एक दिन अपने ऊपर
फ़ख्र ही महसूस होगा कि अच्छा मैंने इंग्लिश सीख ली थी। और वैसे एक नॉर्मल लाइफ में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा जब आप बातचीत में 10 उर्दू के जुमलों के साथ एक इंग्लिश का जुमला बोल दोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको अच्छा फ़ील होगा। इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और इंग्लिश सीखने के बगैर आप कनाडा का इंटरव्यू नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि जब आप, जैसे आपने लिखा ना कि लेबर कैटेगरी में जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो उसी लेवल की इंग्लिश बोली जाती है, सिंपल वाली, बेसिक वाली। लेकिन आपको सिंपल बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान का मैट्रिक पास बंदा सिंपल बेसिक इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि होगा क्या, अगर आप नहीं करोगे इंग्लिश तो जब यहाँ से इंटरव्यू होता है ना, तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों के नहीं हो रहे होते, वो अफ्रीका के, इंडिया के, फिलीपींस के और नेपाल के, बांग्लादेश के बहुत से लोगों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं। तो बाकी जगहों के लोग अगर इंग्लिश आपसे बेहतर करके बैठे होंगे तो वो हायर हो जाएंगे, और इस वक्त यही हो भी रहा है कि बाकी जगहों से लोग आ जाते हैं और पाकिस्तानी रह जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश नहीं पढ़ते। ट्रस्ट मी, इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं आपके पास, ये आप पैसे खर्च करके यहाँ का वीज़ा नहीं खरीद सकते। इंटरव्यू पास करना है तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रोफेसर बनना है, लेकिन इंटरव्यू पास करने जितनी इंग्लिश आपको सीखनी ही पड़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपका नहीं होता बाहर जाने का चांस, तो भी आप देखना कि आपकी लाइफ में, आपकी रूटीन की लाइफ में भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो इंग्लिश सीखने का आपको मेरे ख्याल से फ़ायदा ही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है आबिद अमीर और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। भाईजान, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बेरोजगारों के लिए, खास तौर पर जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। अच्छा, बराए मेहरबानी ये बताएं कि कनाडा अप्लाई करने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूरी है? क्योंकि मेरी तालीम सिर्फ, इन्होंने फिर आगे अपनी तालीम लिखी है, मुझे जो है सिर्फ इंग्लिश बोलचाल का हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी कर सकते हैं, वजन भी उठा सकते हैं और यहाँ पर भी जॉब कर रहा हूँ 17 साल से एक प्राइवेट इदारे में। देखिए, आपके मैसेज से एक बात तो ज़ाहिर हो जाती है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग और मेहनती इंसान हैं। 17 साल जॉब करना प्राइवेट इदारे में पाकिस्तान में आसान बात नहीं है। लेकिन ये जो आपने इंग्लिश की बात पूछी है ना, मैंने अभी पिछले ही कमेंट में बताया कि बाहर आने के लिए आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी। आप रोज़ाना आधा घंटा निकाल लें इंग्लिश के लिए, 15 मिनट निकाल लें, 1 घंटा निकाल लें, रोज़ाना एक लफ्ज़ सीख लें, एक जुमला सीख लें, आपको इंग्लिश करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी इंग्लिश नहीं करेंगे ना, तो कनाडा के जो कंपनीज़ हैं ना, उनके लिए पूरी दुनिया मार्केट है। उनके लिए अफ्रीका भी मार्केट है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फिलीपींस, एशिया पूरा, मिडल ईस्ट, ये सब मार्केट्स हैं। सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ये मार्केट्स हैं इनके लिए। अगर ये पाकिस्तान से बंदा नहीं उठाएंगे तो इंग्लिश बोलने वाला इंडिया से उठा लेंगे, अगर इंडिया से नहीं उठाएंगे तो फिलीपींस से उठा लेंगे, फिलीपींस से नहीं तो नेपाल से उठा लेंगे, नहीं तो बांग्लादेश से उठा लेंगे। आप समझ रहे हो ना बात को? हमारी ज़रूरत है कि ये हमें उठाए, इनको मजबूरी नहीं है कि इनको पाकिस्तान के अलावा और कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि और चॉइस नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर पाकिस्तानियों को बाहर निकलना है तो उन्हें ही अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, अपनी काबिलियत में इजाफा करना पड़ेगा। मुझे पता है कि पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, लेकिन यहाँ का हायरिंग क्राइटेरिया कुछ और है ना। इनको बोलने वाला चाहिए कि हम जो इंस्ट्रक्शन दें वो वही काम कर भी पाए, समझ भी पाए। आप समझे इस बात को? तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। इंटरव्यू आपकी जॉब के लेवल के मुताबिक होगा। अगर आप प्रोफेसर अप्लाई करोगे तो उस लेवल की इंग्लिश होगी, अगर आप लेबर अप्लाई करोगे तो उस लेवल की इंग्लिश होगी, लेकिन होगी बात इंग्लिश में। तो आप अभी से सीखना शुरू कर दो, थोड़ी थोड़ी आप सीखते रहोगे तो हफ्ते, महीने में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपको लगेगा कि हाँ, आपको इंग्लिश आनी शुरू हो गई है। लेकिन ट्रस्ट मी, इसके अलावा और कोई चॉइस है नहीं और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर कनाडा के लोग पाकिस्तान से आदमी नहीं उठाएंगे तो कतर से उठा लेंगे, सऊदीया से उठा लेंगे। अगर पाकिस्तानियों को बाहर आना है तो मेहनत भी पाकिस्तानियों को करनी पड़ेगी। देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट भी प्रिंस मोइस का है और वो लिखते हैं कि आपके रिप्लाई का बहुत शुक्रिया भाई, मैंने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। भाई मैं ड्राइविंग जानता हूँ, सो प्लीज़ गाइड मी ड्राइविंग के अबाउट बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, वैकेंसीज कोई अवेलेबल है? यहाँ पर जो ड्राइविंग है ना, कार की ड्राइविंग, उसकी बहुत जॉब्स आती है, लेकिन उन जॉब्स पर बाहर से आदमी को हायर नहीं किया जा सकता। कनाडा का जो लॉ सिस्टम है वो इस तरह का है। तो अगर किसी को ड्राइविंग पर बाहर से आना है तो सिर्फ 2 चीज़ों पर आप आ सकते हो, या बल्कि आप कह लो 3 चीज़ों पर आ सकते हो। एक तो ये कि आपके पास हैवी ड्राइविंग होनी चाहिए, ट्रक की या बस की, या फिर आपके पास हैवी मशीन की ड्राइविंग होनी चाहिए, जैसे कि क्रेन होती है, शवल होती है, या फिर कुछ सिचुएशंस में अगर आपके पास लॉजिस्टिक का या वेयरहाउस का एक्सपीरियंस है तो फोर्कलिफ्ट वालों को भी यहाँ हायर कर लेते हैं। लेकिन जो सिंपल कार है या सिंपल मोटरसाइकिल है, उसके लिए बाहर से हायर नहीं किया जा सकता, बाय लॉ ला नहीं सकते उसको। अगर लाना भी है तो लाना पहले किसी और जॉब में पड़ेगा, जैसे कि लेबर आ जाओ, किसी पैकिंग के लिए आ जाओ, कुछ किसी भी काम के लिए आ जाओ, फिर जॉब चेंज करके ड्राइवर बन जाओ, जो भी करना है ड्राइविंग की लाइन में कर लो। लेकिन डायरेक्टली आ नहीं सकते छोटी कार की ड्राइविंग में। तो अगर आप ड्राइविंग की ही फील्ड में आना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक हैवी लाइसेंस बनवा लो अपना, ट्रक का, बस का, कोई भी हैवी लाइसेंस।
फिर उसके बेसिस पर आप कनाडा आ सकते हो, जो आपको हायर करेगा फिर वो वीज़ा निकलवा लेगा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हैवी लाइसेंस वालों को वीज़ा देती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है अहसन तारिक और वो लिखते हैं कि सर एक सीवी बना के वेयरहाउस वर्कर और पिक पैकर की तो उसको हर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं या हर बार सीवी में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये बताएं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हमारे लोग एक ही सीवी बनाकर सब जगह अप्लाई करते रहते हैं और फिर उन्हें कहीं से ही रिप्लाई नहीं आता और फिर वो इस तरह से 500 सीवियाँ भेज देंगे, 1000 भेज देंगे, 10,000 भेज देंगे, कभी रिप्लाई नहीं आता। मेरे साथ भी इसी तरह से हो चुका है, 1 डेढ़ साल मैंने भी यही गलती की थी। आपको एक ही सीवी, भले ही एक ही जॉब है, हर कंपनी के लिए एक ही सीवी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हर कंपनी में उनका जो ऑपरेटर्स है, उनकी जो मशीन्स है वो एक जैसे नहीं होती। अगर आप खाली पैकर की मिसाल ले लो ना, एक कंपनी में पैकिंग के लिए जो मशीन्स यूज़ होती है वो और तरह की होंगी, किसी दूसरी कंपनी में पैकिंग की मशीन किसी और तरह की होंगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगी। एक कंपनी में अगर बिस्किट पैक हो रहे हैं तो उनकी मशीन और तरह की होगी, दूसरी कंपनी में अगर आम पैक हो रहे हैं या कोई भी सब्जी पैक हो रही है तो उसकी पैकिंग और तरह की होगी। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, इसके अलावा अगर उस कंपनी की कोई वेबसाइट है तो जाकर देखोगे कि वो किस चीज़ का काम करते हैं, किस प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं। फिर उसके मुताबिक आप गूगल पर सर्च करोगे कि इसकी पैकिंग के लिए किस तरह की मशीन्स यूज़ होती है और उसके मुताबिक आप अपनी सीवी बनाओगे। और आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, लेट्स से कि आप ऑलरेडी पैकर का ही काम कर रहे हो और मान लो कि आप पैकिंग करते हो शूज़ की, कोई भी प्रोडक्ट है, कपड़ों की पैकिंग करते हो और यहाँ पर जॉब आई है बिस्किट पैकिंग करने की, तो पैकिंग की प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, मशीन डिफरेंट होगी, मेथड डिफरेंट होगा। तो आप अपनी पैकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें बीच में कहीं कहीं बिस्किट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जिनमें बिस्किट का लफ्ज़ यूज़ ना होता हो, वो वाली घुसाओगे बीच बीच में कहीं कहीं, ताकि जब एम्प्लॉयर आपकी वो सीवी पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा हाँ यार, ये इसका बैकग्राउंड मुझे सही लगता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपने ऊपर इसको लगा के देखो। मान लो कि आपकी एक कंपनी है और उसमें आपको फॉर एग्जांपल आम पैक होते हैं और आपको पैकर चाहिए और आप मार्केट में जॉब डालते हो और आपके पास 10 सीवीज आ जाती है, जिनमें से मान लो कि 2-3 ऐसे हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आप साइड पे रख दोगे। फिर 2-3 ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन किसी और फील्ड का है, पैकिंग का नहीं है, लेबरी का है, किसी और फील्ड का है, उनको भी आप साइड पे रख दोगे। बाकी जो आपके पास 4 सीरीज़ बची है उनमें से 2 ऐसी थी जिनके पास पैकिंग का एक्सपीरियंस है लेकिन बिस्किट का है, और आखिरी 2 सीरीज़ ऐसी थी जिनके पास वही एक्सपीरियंस था जो आपकी प्रोडक्ट है उससे सेम एक्सपीरियंस था। तो आप सबसे पहले किसका इंटरव्यू करोगे, आप बताओ? सबसे पहले आप उन्हीं का करोगे जिनका एक्सपीरियंस आपकी प्रोडक्ट से मैच करता है। भले ही उन्होंने किसी दूसरी मशीन्स पे काम किया होगा लेकिन प्रोडक्ट तो सिमिलर ही है ना। तो ये इसी तरह से ये एम्प्लॉयर की मेंटालिटी होती है कि वो पहले उनको अप्रोच करता है जिसके बारे में उसको लगता है कि हाँ यार, इसको काम सिखाने पे कम टाइम लगेगा और ये गलती भी नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा। एम्प्लॉयर के लिए ये सारी फ़ायदे की बातें हैं कि एक एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है, वो नुकसान कम करेगा, जल्दी सीखेगा, और यहाँ पर टाइम इज़ मनी पर आवर पैसे पे करते हैं आपको, जो सिखाने में टाइम जाएगा उसका तो पैसा ज़ाय हो रहा है ना, एम्प्लॉयर का तो पैसा ज़ाय हो रहा है। तो आप अपनी जब भी सीवी बनाओगे तो हर जॉब के मुताबिक बनाओगे, एम्प्लॉयर के माइंडसेट के मुताबिक बनाओगे कि वो जब आपकी सीवी पढ़े तो उसे लगे हाँ यार, इसको चांस दिया जा सकता है, इसका काम थोड़ा सा सिमिलर है। अदरवाइज सिंपल जो सीवी होती है ना, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिख दो, क्वालिफिकेशन लिख दो, जो भी कि आपने लिख दो, अब वो दौर नहीं रहा कि सीधी सीधी हायरिंग हो जाए। अब हायरिंग एक चक्रव्यूह बन चुका है, ट्रैपिंग बन चुकी है, हंटिंग बन चुकी है, आपको बस बोतल में उतारना होता है एम्प्लॉयर को। इसीलिए लोग मतलब कई सालों तक हज़ारों सीवियाँ भेजते रहते, कुछ नहीं बात बनती, क्योंकि सीधा-सीधा अब ज़माना नहीं रहा, आपको हर जॉब के मुताबिक प्ले करना पड़ता है, उसके मुताबिक अपनी सीवी बनानी पड़ती है। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है सादिया मिर्ज़ा और वो लिखते हैं कि क्या आप गर्ल्स के लिए ईज़ी जॉब बोल सकते हैं? फिर आगे इन्होंने अपनी एजुकेशन लिखी है। मैंने पिछले भी एक कमेंट में बताया है इसी वीडियो में कि यहाँ पर जो भी जॉब्स होती है सारी की सारी मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, सिवा एक कैटेगरी जो कि है पीएसडब्ल्यू, पर्सनल सपोर्ट वर्कर। उस कैटेगरी में आप समझ लो कि वो है ही लेडीज़ के लिए, जेंट्स उसमें 1% है। तो अगर आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करोगे, जो भी फीमेल ये वीडियो देख रही है या जो बाहर आना चाहती है, जो बाहर अप्लाई करना चाहती है, मैं उनको रेकमेंड करूँगा कि पीएसडब्ल्यू की जॉब्स अप्लाई करें। इनकी जॉब बहुत ज़्यादा आई हुई है और इन पर काम करने के लिए लोग अवेलेबल ही नहीं है। लोगों को पकड़-पकड़ के काम करवा रहे हैं, लोग नहीं है इस काम पीएसडब्ल्यू के काम के लिए। कनाडा ने वीज़े खोल दिए पीएसडब्ल्यू के लिए, लेकिन नहीं मिल रहे हैं इनको। तो अगर आप उस कैटेगरी में अप्लाई करें, स्टडी कर लेना क्या काम होता है, थोड़ा-सा होता है डिफ़िकल्ट काम, लेकिन आप देख लेना क्या करना होता है। तो एक वो ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई करो कि ये है ही फीमेल के लिए। लेकिन जितनी भी दूसरी जॉब आती है, पैकिंग की, लेबर की, जो भी जॉब्स आती है, वो सारी मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। और जो आपने एजुकेशन के हवाले से पूछा, तो जितनी भी जॉब्स में एजुकेशन नहीं माँगते या खाली स्कूलिंग माँगते हैं,
उन सब जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है कामरान चौधरी और वो लिखते हैं कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हो और लोग के डायरेक्टली पाकिस्तान को पाकिस्तान से कंपनी हायर नहीं करती, भले ही आप 1000 एप्लीकेशन भेजो, सीवी भेजो, दे आर ओनली हायर द एशिया, फिलिप्स एंड अदर कंट्रीज पीपल। ये बात सही है, लेकिन आप इसकी रीज़न भी देखो कैसा है क्यों। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि फिलीपीन के लोग, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लोग इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग क्योंकि वो दुबई सऊदी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पर क्योंकि पैसे से वीज़ा मिल जाता है, तो अभी तक वो उसी मेंटालिटी में फंसे हुए हैं। और ये जो आपने बात की ना कि 1000 एप्लीकेशंस की, अगर कोई शख्स 1000 लेमन के पौधे लगाएगा और बाद में वो ये कंप्लेन तो नहीं कर सकता यार किसी एक पौधे पे भी माल्टा नहीं आया। कैसे आएगा? जब लगा ही लेमन था तो माल्टा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? हमारे लोगों को सीवी बनाने नहीं आती। तो जब सीवी ही एक प्रॉपर अच्छी बनी हुई नहीं होगी, तो आप 1000 बार भेजो या 10,000 बार भेजो, नहीं आना इंटरव्यू, सारी सीवी डिलीट हो जाएंगी। फिर कोई ये तो नहीं कह सकता कि 1000 जगहों पर अप्लाई किया, कोई जवाब नहीं आया। कंप्लेन करना ठीक है, इंसानी फितरत है, लेकिन अब रीज़न भी तो देखो कि नहीं आया तो क्यों नहीं आया? रीज़न होगी ना कोई। उस जॉब पर कोई तो हायर हुआ है, जो वैकेंसी थी जिस पर एक बंदे ने सीवी भेजी और वो नहीं हुआ, उस पर कोई और तो हुआ है। तो उसकी सीवी में कुछ तो अच्छी बात होगी। तो हमारे लोग अच्छी सीवी बनाए, हमारे लोगों को कॉपी पेस्ट का माइंड बना हुआ है। मैं जो सीवी वाली वीडियो मैंने बना के डाली, तो लोग कमेंट में कॉपी पेस्ट का पूछ रहे हैं कि आप उसको दिखा दो फॉर्मेट, हम कॉपी कर लेंगे। नहीं होता कॉपी पेस्ट से। आपको हर जॉब के लिए अलग सीवी बनानी होती है, जॉब के मुताबिक। मैं अपनी वीडियो में मेथड सिखा रहा हूँ, लोगों को मेथड सीखना नहीं है, लोगों को कॉपी पेस्ट चाहिए। आप समझ रहे हैं ना इन चीज़ों को? हमारे अपनी इस तरह की है मेंटालिटी है हमारी कि जिस वजह से नहीं मिल रही जॉब्स हमें। और जो बाहर के लोग हैं, अब कनाडा के लिए तो पूरी मार्केट है। अगर पाकिस्तान इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो ये फिलिपीन से हायर करेंगे, इंडिया से हायर करेंगे, नेपाल, बांग्लादेश से हायर करेंगे। इनको तो आदमी से मतलब है। हमारे पाकिस्तानियों के आने से इनको कौन सा कोई इतना बड़ा एज मिलने वाला है कि ये इन जगहों से हायर ना करें? इनके लिए तो पूरी मार्केट है। जहाँ पर इंग्लिश अच्छी बोली जाएगी, जो शख्स अच्छी बोलेगा वो बाहर आ जाएगा। हमारे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, ना इंग्लिश सीखने में, ना सीवी अच्छी करने में, किसी चीज़ में भी नहीं। और फिर यही होता है कि जी कंप्लेनें करते हैं कि 10,000 जगह 1 लाख सीवी भेज दी, जवाब नहीं आ रहा। तो यही होता है। हमें खुद को ग्रो करने की, डेवलप करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर रिप्लाई भी आएँगे, इंटरव्यू भी होंगे, जॉब भी मिलेगी, सब होगा फिर। शुरू के जो 1 डेढ़ साल थे ना, मैं भी इसी तरह था। एक ही सीवी कॉपी पेस्ट करके सब जगह भेज जा रहा था। मुझे कहीं से अच्छा तो क्या, रिजेक्ट की भी रिप्लाई नहीं आई मुझे कहीं से। आप लोगों को तो रिजेक्ट की तो आ ही जाती है ना, मुझे रिजेक्ट की भी नहीं आई। तो होता है इस तरह से। फिर मैंने सीखा, बेहतर किया, सीवी को बेहतर किया, इंग्लिश बेहतर की, सारा कुछ तो करना पड़ता है, प्रोसेस में खुद को डालना पड़ता है, तब चीज़ें ठीक होती है। आपका अकेला ठीक है, पाकिस्तानी को हायर नहीं करते, लेकिन रीज़न भी तो आप देखो ना कि क्यों नहीं हायर करते। तो यही वजह है कि हमारे लोग सही सिम्त में मेहनत नहीं करते। तो जब लोग सही डायरेक्शन में मेहनत शुरू कर देंगे ना, चीज़ें आस्ते आस्ते ठीक हो जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट क्या है, इनका नाम है अजहर शाह और वो लिखते हैं कि अस्सलाम फहद भाई। वालेकुम सलाम। ईसी अगर कनाडा आके अप्लाई करें तो इज़ इट पॉसिबल? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी और जॉब पर अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा प्रोफेशन बैंकर है और 20 साल का एक्सपीरियंस है। प्लीज़ गाइड। ये जो आपने पॉइंट पकड़ा है ना, ये बहुत ही बारीक और बहुत डीप पॉइंट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप वर्क परमिट पर कनाडा आते हो तब आपको एसीए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार आपका एसीए हो गया ना, तो आपकी क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास चली जाएगी। तो अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल मास्टर्स है, बीकॉम है, पीएचडी है, जो भी है, उसने जो क्वालिफिकेशन आगे सबमिट कर दी ईसीए के थ्रू, अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। फिर जब आप जॉब अप्लाई करोगे और आप कुछ और लिख दोगे तो फिर फड़े जाओगे। आपने बहुत ही काम की चीज़ पकड़ी है, ये बहुत ही डीप पॉइंट है, बहुत समझने वाली बात है। लेकिन जब आप अपनी लो क्वालिफिकेशन दिखाकर वीज़ा लेते हो ना, तो अगर आपको वीज़ा एलएमआई के साथ मिल जाए या एलएमआई एग्जाम्प्ट मिल जाए, तब तो सब ठीक है। आप यहाँ आने के बाद अपना ईसीए करना और फिर यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर देना। लेकिन जब आप यहाँ जॉब के लिए आ रहे हो और आपका एम्प्लॉयर कहता है कि ये जो एलएमआई और एलएमआई एग्जाम्प्ट है, इन दोनों का कोटा फुल हो चुका है, तो अब आपको मैं एआईपी या पीएनपी या किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत आपका वीज़ा अप्लाई करूँगा। तो इन दैट सिचुएशन आपको इससे करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रोग्राम्स में कंडीशन ये होती है कि जैसे आपका वर्क वीज़ा आएगा तो उसके 90 डेज़ के अंदर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंसी का भी अप्लाई करना होता है। तो जब आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे उसमें ईसीए लगेगा। तो इन दैट सिचुएशन अगर आपका ईसीए पहले से हुआ पड़ा होगा तभी तो आप 90 डेज़ में सबमिट कर पाओगे, अदरवाइज़ आपका वर्क परमिट भी रिस्क में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको किस प्रोग्राम में डाल रहा है, इसलिए ये चीज़ क्रिटिकल हो जाती है। ईसीए और आपकी क्वालिफिकेशन आपको बहुत ही वाइजली प्ले करना होता है।
लेकिन आपने जो पॉइंट पकड़ा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप पॉइंट है। इस बात से मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, आप चीज़ों को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो। तो जब ये आपके साथ आप इस सिचुएशन को फेस करो कि इस तरह से एक जॉब ऑफ़र का सीन बन गया, तो आप देखना कि एम्प्लॉयर के साथ आप कैसे प्ले करोगे, आप उसे कैसे इस बात पर लाओगे कि यार मेरा LMIA के साथ या LMIA एग्ज़ाम्प्ट वाला मेरा वर्क वीज़ा निकाल दो, ताकि यहाँ आने के बाद जब आप एकदम सेफ साइड हो जाओ, फिर आप इसे कराकर आप PR अप्लाई कर दो। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत ही वाइज़ली प्ले कर लोगे। तो देख नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया, इनका नाम है रिजवान अहमद और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I have valid visit visa. I'm interested in such type of job. Would you please help me to get this type of job and settle down there? I am। फिर उन्होंने अपनी आगे एज लिखी है। Waiting your valuable response. Thanks। ऐसा है कि जो आपने एज लिखी है ना, वो एज मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू कॉलर जॉब्स है ना, उनके लिए एज लिमिट है 59 ईयर्स। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए 59 ईयर की एज के आदमी तक को जॉब ऑफर मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। मतलब कि बीच में कोई एज की वजह से हर्ट डाल नहीं जाती। मैं इस तरह आसानी कह रहा हूँ, वैसे तो एफर्ट तो करनी पड़ती है। लेकिन जो आपने विजिट वीज़े की बात की है, तो विजिट वीज़े का जो रूल था ना कि विजिट वीज़े को वर्क में कन्वर्ट करने वाला रूल, वो अगस्त 2024 में बंद हो चुका है। इट मीन्स के आज अगर कोई आ जाता है ना विजिट वीज़े पर फीफा के बहाना लगा कर या किसी भी तरह से, तो यहाँ उसका कोई काम नहीं बनना सिवाय इसके कि वो फुटबॉल देख ले, मौसम को एंजॉय कर ले। अगर वो कोई कारोबार करना चाहता है तो उसके हिसाब से कोई मौका महल देख ले, दैट्स इट। जॉब वाला कोई सीन नहीं होना। लेकिन इन फ्यूचर अगर फिर से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को लोगों की जरूरत पड़ जाए, जो कि मुझे लगता है कि पड़ने वाली है, क्योंकि इनका जो बजट आया ना, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि आगे कनाडा को क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि डेफिनेटली पड़ने वाली है, लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन दैट सिचुएशन अगर कनाडा फिर से ये ऑप्शन ओपन कर देता है कि विजिट को वर्क में कन्वर्ट कर लें, तो बस आप टिकट करा के आने की करना। मैं भी वीडियो बना के डाल दूंगा, बता दूंगा सबको कि विजिट वीज़ा खुद अप्लाई कैसे करते हैं। एजेंट के पास नहीं जाना है, सक्सेसफुली वीज़ा अप्लाई करें, यहाँ आए, जॉब अप्लाई करें, सेटल हो जाए। तो उस पर मैं तब एक वीडियो बना दूंगा जब ये रूल चेंज होगा। लेकिन फ़िलहाल विजिट वीज़ा का क्योंकि कन्वर्जन का कोई सीन नहीं है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि विजिट वीज़े पर यहाँ आकर ख़र्चा करने की बजाय, क्योंकि बहुत महंगी टिकट होती है, फिर यहाँ रहना खाना भी पाकिस्तानी करेंसी में तो महंगा ही पड़ता है, तो उसके बजाय आप वहीं से जॉब्स अप्लाई करें। लेकिन जो आपकी CV है उसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपके पास कनाडा का विजिट वीज़ा है। उससे एम्प्लॉयर को ये इंप्रेशन जाएगा कि यार ये यहाँ का मौसम, आबो हवा, यहाँ का कल्चर जानता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयर को ये डर भी होता है कि बाहर से जो आदमी आएगा वो 2 महीने बाद मौसम से तंग होकर ये ना कहे कि मैं जाता हूँ वापस, दौड़ ना जाए, यानी कि उनके दिल में एक डर होता है। और इसका इजहार वो इंटरव्यू में भी करते हैं, वो आपसे कनाडा के वेदर के बारे में, कल्चर के बारे में सवाल करते हैं। मैंने भी अपने शुरू के कुछ इंटरव्यू फेल किए थे जब उन्होंने मुझसे कनाडा के बारे में पूछा, क्योंकि मैं फुल टाइट तैयार होकर बैठा था काम के हवाले से। जो जॉब मैंने अप्लाई की थी उसको मैं बिल्कुल वो कहते हैं ना घोल के पी के बैठा था कि मुझे हर तरह के सवालों पे जवाब आते थे। लेकिन जब वो कनाडा के वेदर पे आए, कल्चर पे आए, तो मेरे तोते उड़ गए। तो आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जॉब लेने के लिए आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। और जो विजिट वीज़ा वाला है, जब वो लिख देगा कि मेरे पास विजिट वीज़ा है, या वो ये भी लिख देगा कि मैंने कब से कब तक ट्रैवल किया था, विजिट किया था कनाडा को, तो एम्प्लॉयर का माइंड ऑलरेडी क्लियर हो जाता है कि हाँ यार ये एक सूटेबल कैंडिडेट है, उसको यहाँ का ऑलरेडी पता है। बाकी काम आता है कि नहीं वो इंटरव्यू में पूछ लेंगे, तो आपके चांस बढ़ेंगे, आपको दूसरे लोगों की निस्बत प्रायोरिटी मिलेगी। जो इंटरव्यू की प्रायोरिटी की लिस्ट होती है ना, आपको ऊपर रखेंगे कि यार इन लोगों का इंटरव्यू पहले करना है। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इस विजिट वीज़ा को अपनी CV में मेंशन करने से फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इस पर ट्रैवल करके ना आ जाएं, काम का खर्चा हो जाएगा। तो वहीं से ही अगर आपको जॉब मिल जाती है उस पर आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है अजहर शाह ने और वो लिखते हैं कि अस्सलाम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। मेरे पास UAE का ड्राइवर्स लाइसेंस है बट 2024 में एक्सपायर हो चुका है। इसका कोई बेनिफिट हो सकता है? पाकिस्तान का लाइसेंस भी है, अगर इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा दूँ तो इसका कोई बेनिफिट है? अगर हो सकता है तो बताएं, थैंक्स। ऐसा ही कि जो पाकिस्तान का या UAE का कार का लाइसेंस है ना, उसका यहाँ पर सिर्फ 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि अगर आप उसे इंटरनेशनल कराओ या ना कराओ, आप उस पर यहाँ 6 महीने के लिए ड्राइविंग कर सकते हो, जॉब नहीं, पर्सनल ड्राइविंग कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जब आपको कार का लाइसेंस लेना होता है तो वो मेथड ये है कि पहले आप कच्चा टेस्ट दोगे, फिर 8 महीने से लेकर 1 साल वेट करोगे, फिर पक्का टेस्ट दोगे। लेकिन अगर आपके पास कहीं का भी ड्राइवर्स लाइसेंस है, पाकिस्तान का, इंडिया का, सऊदी, दुबई, कहीं का भी, तो आप यहाँ आओगे, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस यहाँ सरेंडर करोगे और फिर यहाँ का जो रोड टेस्ट है वो डायरेक्ट दे दोगे। आपको ना तो कोई क्लासेस लेनी है और ना ही 8 महीने 1 साल वेट करना है। तो ये एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है आपको कि आप डायरेक्ट ही टेस्ट दो, पास करो, यहाँ का लाइसेंस लो और अपनी पर्सनल गाड़ी भी चला सकते हो
और जॉब वाली गाड़ी भी वर्क भी कर सकते हो उस पर, डिलीवरी की या जो भी जॉब है वो भी कर सकते हो। और फिर इन फ्यूचर जब आपको कंट्री वापस जाना हो या कहीं और जाना हो, तो आपने जो लाइसेंस सरेंडर किया था वो भी आप वापस ले सकते हो। आपको 2 हफ्ते पहले अप्लाई करना होता है यहाँ पर सर्विस कनाडा के ऑफिस में, और वो आपका लाइसेंस आपको वापस कर देते हैं। तो बस ये 2 बेनिफिट्स हैं, अदरवाइज़ जॉब के हवाले से, वर्क के हवाले से बेनिफिट नहीं है। और जिन जॉब्स में वो ड्राइवर्स लाइसेंस माँगते हैं, वो इसलिए माँग रहे होते हैं कि आप उस लाइसेंस पर आकर यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन जिसके पास पाकिस्तान का, दुबई का लाइसेंस है, इंडिया का लाइसेंस है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का लाइसेंस है, तो उसके एम्प्लॉयर को फ़ायदा ये होता है कि जैसे बंदा यहाँ आएगा, वो उससे सीधा रोड टेस्ट करा देगा। क्योंकि उसे पता है ना, लाइसेंस है, एक्सपीरियंस्ड है, साल साल का वेट भी नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट देगा, पास करेगा, कंपनी की गाड़ी चलाएगा, डिलीवरियाँ करेगा, या जॉब का जो भी हिस्सा डिलीवरी में आता है वो पार्ट अपना रोल करेगा। तो ये फ़ायदा होता है एम्प्लॉयर को, इसलिए वो लाइसेंस माँगते हैं। अदरवाइज़ उस लाइसेंस पर आप यहाँ पर लीगली गाड़ी नहीं चला सकते, वो वाला सीन नहीं होता। बस वो टाइम जो है ना वो बच जाता है आपका। एम्प्लॉयर को आपको बिठा के खिलाना नहीं पड़ता। तो आप अपनी सीवीज़ में ये लाज़मी लिखा करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसका आपको फ़ायदा ही होगा। लेकिन एज़ सच वो वाला बेनिफिट नहीं है कि आप जॉब के हवाले से आप लाइसेंस की बेसिस पर ही सारा कुछ कर लो। हाँ, जो हैवी लाइसेंस होते हैं, ट्रक का लाइसेंस, बस का लाइसेंस, हैवी मशीनरी, क्रेन का, शवल का, कोई भी हैवी इक्विपमेंट का या फोर्कलिफ्ट वगैरह का लाइसेंस, इन लाइसेंसेस पर डायरेक्ट जॉब मिलती है, डायरेक्ट इमिग्रेशन होती है, सब कुछ होता है। लेकिन कार के लाइसेंस पर नहीं होता, मोटरसाइकिल पर भी नहीं होता। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है MB शहजाद, और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। एक मशवरा देंगे काइंडली, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। और फिर आगे इन्होंने अपनी सैलरी लिखी है, 10 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में। फिर आगे इन्होंने अपनी बैंक का नाम लिखा है, और वो लिखते हैं कि क्या मुझे कनाडा आना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी एज बताई है, और वो कहते हैं कि मशवरा दें कि मैं कनाडा किस जॉब के लिए अप्लाई करूं, मेरे लिए कौन सी जॉब ठीक रहेगी, बताएं। शुक्रिया भाईजान आपकी शफ़क़त और प्यार का। सबसे पहले तो मैं आपको एज के हवाले से बता दूं कि यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब पर आने के लिए एज की लिमिट 59 है, और वाइट कॉलर पर आने के लिए 65 है। तो एज को आप काउंट ही ना करो, मैटर ही ना करो। और जो आपने बाकी बातें लिखी है, 10 साल का एक्सपीरियंस और आपकी सैलरी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी की सैलरी जितनी भी हो, 5 लाख 10 लाख जो भी सैलरी हो उसकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के हालात ख़राब ही हो रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बाहर आ गया हूँ तो अब मैं पाकिस्तान की बिचिंग कर रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी ही है, और एक दिन वापस भी जाना है। लेकिन हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई मरीज़ होता है, तो जब डॉक्टर उसकी बीमारी का पता लगाएगा तभी तो इलाज करेगा। जब बीमारी ही पता नहीं चलेगी तो इलाज कैसे करेगा। इसी तरह से हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान में चाहे कितना ही अच्छा कमा रहा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सेव होगा ना। उसे बाहर भी तो निकलना है, बाहर से स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, आबो हवा ख़राब है, वेदर ख़राब है, ज़मीन का पानी ख़राब है। घर भी बैठो तो घर में सुकून नहीं है, लोड शेडिंग है, बिजली चली जाती है। सोलर लगाया तो सोलर पे टैक्स ठोक दिया, समझ रहे हो ना, घर में भी सुकून नहीं लेने दे रहे। तो आप चाहे जितना अच्छा कमा लो, सिक्योरिटी इश्यूज तो है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं। चलो आपने तो चलो लाइफ गुजार ली, अब आप अपने बच्चों का सोचो, अपने बहन भाइयों के बच्चों का सोचो, अपने फैमिली के जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, आपके ख़ानदान की नेक्स्ट जनरेशन, उनका सोचो कि आज ये हालात है पाकिस्तान के, तो आज से 20 साल बाद क्या होगा, जब वो बड़े हो जाएंगे 20-25 साल बाद क्या हालात होंगे, अब हवा क्या हो चुकी होगी, पानी का क्या हो चुका होगा, सिक्योरिटी के, स्ट्रीट क्राइम के क्या इशूज़ होंगे। तो आप एक बार एनालाइज करो इन चीज़ों को, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को एड्रेस तो किया नहीं जा रहा, तो वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप चाहे जितना ही अच्छा कमाते हो, आपको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर अगर हालात अच्छे होंगे तो टिकट कराएंगे, वापस चले जाएंगे, खाली टिकट ही तो लगती है, विजिट थोड़ी ना लेने पाकिस्तान के। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहता है और हालात ख़राब से ख़राब होते जाते हैं, तो बेहतर है ना बाहर आ जाओ। हर चीज़ पैसों से तो नहीं होती ना। पाकिस्तान में आपके पास पैसे हैं, आपने सोलर लगा दिया, गवर्नमेंट ने सोलर पे टैक्स ठोक दिया, आप घर पे बैठे हो, अच्छा कमा रहे हो, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग में बैठे हो। बाहर स्ट्रीट क्राइम है, अच्छा मोबाइल लेके जा रहे हो, स्ट्रीट क्राइम हो गया, मतलब खुदा ना खास्ता है, इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, आपको धड़का लगा रहता है, स्कूलों की न्यूज़ आती रहती है, आपको पता ही है। अब मैं क्या इन बातों में जाऊँ, न्यूज़ में आता है सब, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे जितना अच्छा कमा रहे हो, आपको बाहर निकलना चाहिए। ये सोच कर निकलना चाहिए कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी फैमिली की जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए यही सही है। आज से 20-25 साल बाद बड़ी मारा मारी काटा पेटी चल रही होगी वहाँ पर। तो जितना जल्दी हो सके आप निकलें बाहर, मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है मुबशिर अहमद, और वो लिखते हैं कि सर इंग्लिश नहीं आती तो फिर भी हो सकता है। मैं आपको कोई भी मक्खन लगा बगैर सीधी बात करूंगा कि इंग्लिश नहीं आती तो नहीं हो सकता, लेकिन
इंग्लिश ना आने का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश कर नहीं सकते, आप सीखें इंग्लिश, खुद को काबिल बनाएं, क्योंकि हमारा यही मसला है ना कि अगर हम इंग्लिश नहीं करेंगे तो कनाडा के एम्प्लॉयर के लिए पूरी दुनिया मार्केट है। वो अफ्रीका से उठा लेगा बंदा जो इंग्लिश बोलता है, इंडिया से उठा लेगा, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से उठा लेगा, फिलिपाइन से उठा लेगा बंदा, क्योंकि वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, उनको बाहर निकलना है। तो अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इंग्लिश करनी पड़ेगी, सीधी बात है। तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। कनाडा के एम्प्लॉयर को, कनाडा की कंपनी को बंदे से मतलब है, जो भी आएगा काम करेगा, पैसे लेगा। इसने पाकिस्तानी को भी वही पैसे देने हैं जो इसने नेपाल के बंदे को देने हैं, तो इनको तो बंदे से मतलब है। इंग्लिश करें, इंग्लिश से ही होगा, बाहर आप आ जाओगे, और कोई इतनी बड़ी कोई मुश्किल बात भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप सीखना शुरू करो, एक दिन में एक लफ्ज़ सीखो, एक लाइन सीखो, आप देखोगे 15-20 दिन के बाद, आप महीने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप वहाँ पर भी किसी से बात करते हुए बीच में इंग्लिश बोल लोगे। बस इतनी ही चाहिए। और जैसे आप जॉब अप्लाई करोगे उसी के लेवल का आपसे इंटरव्यू होगा। ये नहीं कि आप लेबर अप्लाई कर रहे हो और आपसे इंग्लिश प्रोफेसर की बोली जाएगी, ऐसा नहीं होता। उस जॉब की लेवल की इंग्लिश बोली जाती है। तो आप इंग्लिश सीखो, हो जाएगा। मैं सबसे यही कहता हूँ कि जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, मुझे पता है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैट्रिक एफ बी ए वालों को नहीं आती इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पढ़ें, इसका आपको फ़ायदा ही होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा कि बाहर आ सकते हो, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका अपना कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। जब आपको ये चीज़ें आती हो ना और बातों बातों में आप इस तरह के लफ्ज़ बोल जाओ, तो आप देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर जाएगी। तो इसके फ़ायदे ही होते हैं। और सिर्फ कनाडा ही नहीं, पूरी मार्केट आपके लिए खुल जाएगी, यूरोप खुल जाएगा आपके लिए, आपको डंकियाँ नहीं मारनी पड़ेंगी, जॉब मिल जाएगी जॉब अप्लाई करने से। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया खुल जाएगी। मिडल ईस्ट में भी जो लोग इंग्लिश जानते हैं, आप किसी से पूछ लेना, वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस लैंग्वेज पर आ जाएँ, इसको सीखें। इस लैंग्वेज पर आने का मतलब ये नहीं कि अपने भूल जानी है, ज़रूरत के तहत होती है ना चीज़ें, आप इसको ज़रूरत के तहत सीखो, यूज़ करो, इस्तेमाल करो। एक दिन आप कामयाब हो जाओगे, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपने जो भी किया था सही किया था। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है सुहेल मोहम्मद और वो लिखते हैं कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है सर, वो सीवी में एक्सपीरियंस की जगह क्या लिखे? आपको सीवी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिखना चाहिए, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये लगता है कि काम सीखा हुआ बंदा आएगा तो वो गलती नहीं करेगा, मेरा नुकसान कम करेगा, जल्दी सीखेगा, टाइम बचेगा। टाइम इज़ मनी। यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको पर आवर पे करता है, तो जितना टाइम आप सीखने पे लगाओगे वो भी तो उसका लॉस ही है ना। और सीखने में लोग गलतियाँ करते हैं, नुकसान करते हैं, वो भी उसका लॉस है। तो एक एक्सपीरियंस बंदा आएगा तो एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है, तो वो प्रेफर करते हैं। तो आप जब भी कोई सीवी बनाओ, तो अगर आपका एक्सपीरियंस उससे सिमिलर बन सकता है तो आप सिमिलर बनाओ, अगर सिमिलर नहीं बन सकता तो कुछ ऐसा बनाओ कि 19-20 उसको लगे, एम्प्लॉयर को लगे कि हाँ यार इसका इंटरव्यू कर लेना चाहिए। इवन कि वो जॉब जिनमें वो एक्सपीरियंस नहीं मांगते उसमें भी आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिखो, अनलेस कि आपकी एज ही फॉर एग्जांपल 18 साल है और अभी आप पढ़ाई से निकले हो, एक्सपीरियंस तो पीछे है नहीं, तो एक कंडीशन है। लेकिन आप जहाँ पर भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो लिखो। इवन कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो किसी दुकान का एक्सपीरियंस लिख दो जिस दुकान से बाद में आप पेपर बनवा सको। ये मेक श्योर करना है कि उसका पेपर आप बनवा सकते हो। फिर भले ही वो दुकान का एक्सपीरियंस मैच करता नहीं करता, लेकिन कुछ तो लिखा अपने एक्सपीरियंस के खाने में। खाली छोड़ने से लिखना बेहतर है, और जो लिखते हैं उनमें भी वो बेहतर है जिनका एक्सपीरियंस उस जॉब से मैच करता हो। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिनमें आपने मुझे वेल विशेस भेजी हैं, दुआएं भेजी हैं। आपकी दुआओं का, आपके वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। और जिन दोस्तों भाइयों के कमेंट्स में नहीं पढ़ सका उनसे आई एम रियली वेरी सॉरी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।